गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट में हम हनी बी के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने उसके हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और कास्ट के बारे में बताया था कि हनी बी जो कि एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, एक सामाजिक कीट है, उसमें किस प्रकार अलग अलग रूप इसके पाए जाते हैं, कॉलोनी बनाकर ये रहता है और सब में श्रम विभाजन होता है, सबका अपना कार्य या काम छत्ते में बटा हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हनी बी की अगर हम बात करें तो हनी बी जैसा आपको पता है, आपने देखिए बहुत ही छोटा सा कीट है, लेकिन सारे सिस्टम्स, शरीर की क्रियाएं उसी प्रकार चलती हैं। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जो होता है वो भी डेवलप्ड होता है। एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी। माउथ पार्ट्स मैंने आपको इसमें बताए थे, जो माउथ के चारों होते हैं, चूइंग और सकिंग टाइप के होते हैं, यानी चबाने के लिए और सक करने के लिए, क्योंकि इसे फूलों का रस चूसना होता है। इस प्रकार के इसके माउथ पार्ट्स होते हैं और माउथ पार्ट से घिरा हुआ जो माउथ है वो पीछे की तरफ एक छोटी सी फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स इसकी पीछे की तरफ खुलती है, छोटी सी पतली इलोंगेटेड ईसोफेगस में, जो कि पीछे जाकर क्रॉप में खुलती है। ये क्रॉप या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, और क्योंकि इसमें हनी जो है उसमें कन्वर्ट होता है नेक्टर, इसलिए इसको हनी सैक भी कहते हैं। ये एब्डोमेन के एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। तो जो रस चूसती है मधुमक्खी फूलों से, उसको केमिकली चेंज करके उसको हनी या शहद में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्रॉप रीजन में। और इसके बाद ये जाता है स्टमक, जो कि पीछे की तरफ इंटेस्टाइन में खुलता है, ट्यूब्यूलर पार्ट होता है, और इंटेस्टाइन पीछे रेक्टम से होती हुई एनस के द्वारा बाहर की तरफ खुल जाती है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन हाँ सिंपल प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल इसमें प्रेजेंट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करें, परिसंचरण तंत्र इसमें प्रेजेंट होता है। हार्ट या हृदय इसमें होता है, जो कि एक ट्यूब की फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूलर होता है, छोटा सा, और लेकिन 5 चैम्बर्ड होता है, 5 कक्ष होते हैं उसमें, जो कि मिड डॉर्सल साइड पर पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट होता है। अब ये जो पेरिकार्डियल साइनस है, इसमें ब्लड आता है ऑस्टिया के द्वारा, और ये ऑस्टिया कंट्रोल होते हैं वॉल्व से, जो कि इसके बैक फ्लो को रोकते हैं, पीछे की तरफ ब्लड वापस बाहर नहीं जा सकता। हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो एंटीरियर रीजन में हेड में जाता है एंटीरियर एओर्टा के द्वारा, और उसके बाद जो ब्लड इकट्ठा होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, वो साइनस हीमोसी जो है इसकी कैविटी, बॉडी कैविटी, उसमें आता है और वहाँ से फिर ऑस्टिया के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस में फिर से पहुँच जाता है। तो इस प्रकार इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हनी बी का ब्लड कलरलेस होता है, इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, श्वसन तंत्र सिंपल प्रकार का होता है, जैसे और इंसेक्ट्स में होता है, स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हनी बी में टोटल 7 पेयर्स बहुत छोटे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं या श्वसन रंध्र होते हैं, जो कि इसकी लेटरल साइड या पार्श्व सतह पर होते हैं। और इन 7 पेयर्स स्पाइरिकल्स में 2 थोरेसिक होते हैं, वक्ष रीजन में पाए जाते हैं, और 5 एब्डोमिनल यानी उदर के सेगमेंट्स में लेटरल साइड पर पाए जाते हैं। और ये जुड़े हुए होते हैं ब्रांच ट्रेकिया से, जो ट्यूब्स होती हैं, शाखित होती हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैली भी होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र हनी बी में ये भी सिंपल होता है। बहुत सारी पतली पतली थ्रेड लाइक धागे के समान ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हीमोसील, जो इसकी कैविटी है जिसमें कि ब्लड भरा रहता है, वहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट को इकट्ठा करके और इंटेस्टाइन के एंटीरियर पार्ट में खोलती है। तो इस तरीके से इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स करती हैं।
हनी बी में आपने देखा होगा, जब मक्खी उड़ती है तो वो एक अलग ही तरीके से घूमती हुई आपको नज़र आती है। तो ये एक्चुअली हनी बीज का लैंग्वेज होती है, हनी बीज की लैंग्वेज होती है, और उनका कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि किस तरीके से अपनी बात को अपनी कॉलोनी के बाकी मेंबर्स तक वो पहुंचाती हैं। तो दो तरह का डांस हनी बी करती है, जिसे कि हनी बी डांस या इसे हनी बी लैंग्वेज कहते हैं। एक तो होता है राउंड डांस, जिसमें कि गोल, इसमें बी क्या करती है, एक सर्कल में घूमती है, गोले में घूमती है। पहले तो वो लेफ्ट जाती है उल्टे हाथ को, और उसके बाद फिर एक बार को सीधे की तरफ जाती है। और ये जो सर्कलिंग डांस है, ये इंडिकेट करता है अपने साथियों को कि फूड का जो सोर्स है वो कहीं आसपास ही है, उनका जो छत्ता है उनके आसपास ही फूड अवेलेबल है। इस तरह का डांस करके वो अपने साथियों को बताती है। और दूसरी तरह का जो डांस होता है वो वेकटेल डांस होता है। ये वेकटेल डांस जो है वो क्यों होता है, अगर फूड का सोर्स जो है वो थोड़ा दूर है, करीब 100 मीटर से ज़्यादा दूर है, तो इस तरह का डांस परफॉर्म करती है हनी बी, जिसे वेकटेल डांस कहते हैं। इसमें हनी बी या जो मक्खी है थोड़ी दूर तक सीधी जाती है, और उसके बाद टेल को वाइब्रेट करती है, और उसके बाद फिर एकदम घूम जाती है सेमी सर्कल में एक तरफ में। पहले स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और उसके बाद अपनी टेल को वेव करती है, वाइब्रेट करती है, और उसके बाद फिर एक साइड में सेमी सर्कल में घूम जाती है। तो इस तरह का डांस वेकटेल डांस कहलाता है, जो इंडिकेट करता है कि फूड का सोर्स या फूड जो है वो थोड़ी दूर है छत्ते से। और जो डायरेक्शन है फूड की, वो कैसे पता पड़ती है, जिस डायरेक्शन में टेल हिल रही है उसकी, जिस डायरेक्शन में अपनी टेल को वो हिलाती है वो डायरेक्शन बताती है कि फूड इस डायरेक्शन में मिल रहा है या अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये अपने साथियों को कम्युनिकेट करती है अपनी भाषा के द्वारा। अब हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री की। लाइफ हिस्ट्री या जीवन चक्र, अभी मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी भी बताया, ये सामाजिक जीव है हनी बी, और एक ही कॉलोनी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके रहते हैं। और मैंने आपको बताया था छत्ते में एक रानी होती है, कुछ ड्रोन होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं। और रिप्रोडक्शन का काम जो है वो किसका होता है, क्वीन का और ड्रोन का। ये जो मेल है और क्वीन जो है, इन्हीं का काम होता है अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाना और रिप्रोडक्शन के लिए करने का। तो इनमें स्वामिंग होती है, स्वामिंग या वृंदन। ये क्या है, एक बिहेवियर है हनी बी का, जिसके दौरान की बहुत सारी मक्खियाँ एक साथ छत्ते से बाहर की तरफ उड़ान भरती हैं। इसे स्वामिंग या वृंदन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वृंदन की या स्वामिंग की, स्प्रिंग सीजन में या जब शुरुआत होती है गर्मियों की, समर की शुरुआत होती है, तब होता है। इसके कारण क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, अगर गर्मी हो रही है तो एकदम बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, छत्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, तो इस तरीके से कुछ मक्खियाँ उड़ान भरती हैं और ओवर क्राउडिंग को रोकती हैं। और इसका मतलब फिर वो जब स्वामिंग होगी, बाहर निकलेंगी, तो रिप्रोडक्शन भी होगा उनमें। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो रानी मक्खी है उस छत्ते की, पुरानी वाली रानी जो है, वो छत्ता छोड़ देती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे वर्कर्स और कुछ ड्रोन भी जो हैं वो इस स्वामिंग में पार्ट लेते हैं, यानी वो भी इस कॉलोनी को छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर एक नई जगह पर, कोई चाहे वो पेड़ की डाल हो या किसी और जगह पर, वो सेटल हो जाते हैं और फिर अपना नया नेस्ट बनाते हैं या नया हाइव वो बनाते हैं। पुराने छत्ते में, जो पुराने हाइव में जो यंग वर्कर्स रह जाते हैं, वो फिर आगे उसको बढ़ाते हैं कॉलोनी को, और केवल एक ही क्वीन उसमें सरवाइव कर पाती है, केवल एक ही जिंदा रह पाती है। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होता है वो है न्यूप्टियल फ्लाइट, या इसे कामद उड़ान भी कहते हैं। जब पहला ग्रुप निकलता है बाहर छत्ते से, स्वामिंग उसमें होती है, जिसमें कि क्वीन होती है,
और पुराने वर्कर से ड्रोन होते हैं। और उसके बाद जब सेकंड स्वॉर्म होता है, जब दूसरी उड़ान में भरते हैं, तो उसमें जो क्वीन है वो नई क्वीन होती है, यंग क्वीन होती है, जो कि नई जनरेशन से बनी है। तो छत्ते से बाहर आने के करीब 1 हफ्ते बाद ये जो नई क्वीन है वो अपनी पहली उड़ान भरती है, जिसे एरियल फ्लाइट होती है, जिसमें कि बहुत सारे ड्रोन्स भी उसके साथ उड़ान भरते हैं, यानी मेल भी उड़ान भरते हैं। और ये जो क्वीन मक्खी है बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ जाती है, और ये जो ड्रोन्स या मेल है ये इसको फॉलो करते हैं, इसके पीछे जाते हैं। और कई जो ड्रोन है इतनी ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाते, बीच में ही रह जाते हैं। और जो ड्रोन लास्ट तक उसके पीछे जा पाता है हनी बी के, उसके साथ फिर क्वीन की मीटिंग होती है, एयर में ही, हवा ही मीटिंग होती है। और इस दौरान जो मेल ड्रोन है वो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर देता है फीमेल की बॉडी के अंदर, उसके स्पर्मेटोफोर्स के अंदर। और ये स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल की या क्वीन की स्पर्मेटोफोर्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। और ये जो फिर स्पर्म यहाँ पर स्टोर हो गए स्पर्मेथिका में, वो फिर एग्स को फर्टिलाइज करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक। अब जब एग्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग्स के अंदर स्पर्म्स को छोड़ दिया, उसके बाद ड्रोन जो है फीमेल की या क्वीन की बॉडी से अलग हो जाता है। और स्पर्म्स ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो ड्रोन है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। इस तरीके से ये इसकी न्यूट्रल फ्लाइट कहलाती है, क्योंकि इस उड़ान के दौरान इसमें मेटिंग होती है और फीमेल जो कि ये जो क्वीन है या रानी मक्खी है उसके बॉडी के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जाता है मेल या ड्रोन के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट जो है, जो एग्स फर्टिलाइज हो गए उनका डेवलपमेंट छत्ते की ही सेल्स में होता है। छत्ते में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, खाने होते हैं, या इनको सेल्स भी कहते हैं। तो उसमें इनका डेवलपमेंट होता है। एग्स जो कि फीमेल के अंदर है वो विडक्ट से होते हुए बाहर की तरफ आते हैं, और इस दौरान इनमें शेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और फर्टिलाइज्ड जो एग है वो हनी कॉम्ब जो होता है या छत्ते में होता है, उसमें जो वर्कर होते हैं, श्रमिक होते हैं या क्वीन होते हैं, उसकी सेल में, उसके चैम्बर में रिलीज़ किया जाता है। जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको ड्रोन सेल में रिलीज़ किया जाता है, यानी जो चैम्बर्स मेल के होते हैं, ड्रोन के होते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग थे उनका डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये वाले एग्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के अडल्ट में डेवलप होते हैं वो हमेशा ड्रोन होते हैं, मेल होते हैं और ड्रोन होते हैं, लेकिन फर्टाइल होते हैं। अब 3-4 दिन बाद इन अंडों से, जो फर्टिलाइज्ड अंडे हैं, उनसे लार्वी बाहर निकलते हैं। ये जो लार्वी, अभी इनके कोई लेग्स नहीं होते, आइज़ नहीं होती। अब इसमें भी वेरी करता है, क्वीन का फॉर्मेशन होता है या वर्कर का, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग हैं और इनसे फीमेल्स बनेगी। लेकिन वो क्वीन बनेगी या वर्कर बनेगी ये उनकी डाइट पे डिपेंड करता है, किस तरह का भोजन वो ले रहे हैं लार्वी, उस पर डिपेंड करता है। इन लार्वी को भोजन सबको कौन प्रोवाइड करता है? वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, जो श्रमिक हैं इसके वो प्रोवाइड करते हैं। जिन अंडों को रॉयल जेली मिलती है, रॉयल फूड मिलता है, जो कि मिक्सचर होता है हनी और पॉलन का, जो शहद होता है और पॉलन जो कि परागकण होते हैं जो इकट्ठे होकर आते हैं, उनका मिक्सचर, तो ये रॉयल जेली कहलाती है। तो वो क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्वीन में डेवलप होते हैं। और 3rd डे के बाद जो वर्कर और ड्रोन है, वो जो लार्वी हैं जिनको बनना है, उनको हनी और पॉलन के मिक्सचर पे जिस पर फीड कराया जाता है वो बी ब्रेड कहलाता है। अगर ये वर्कर जो लार्वा है उसको क्वीन की सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 3 दिन पहले से ही,
यानी 3 दिन से पहले उसको क्वीन की चैम्बर में चला जाता है तो वो क्वीन में डेवलपमेंट हो जाता है उसका, अदरवाइज वो वर्कर बनाता है। अब ये जो लार्वी हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है, मोल्टिंग होती है कई बार, और 5-6 बार ये मोल्टिंग होने के बाद और 5-6 दिन बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्यूपा है इसका, वो अपने चारों तरफ एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है और कोकून बना लेता है। लार्वा जो है वो चारों तरफ सिक्रीशन सिक्रीट करता है और जो प्यूपा है वो कोकून के अंदर बंद हो जाता है। और उसके बाद ये अडल्ट में डेवलपमेंट इसका होता है। ये भी अलग अलग होता है डेवलपमेंट का टाइम, यानी मेटामॉर्फोसिस होने में। जो क्वीन है उसको मेटामॉर्फोस होने में 13 दिन लगते हैं, जो वर्कर या श्रमिक हैं उनको 18 दिन लगते हैं, और ड्रोन की मेटामॉर्फोसिस पूरे 21 दिन में जाकर कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से इन जो लार्वी थे और फिर प्यूपा बने और वो फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।